Hi, good afternoon. This is Kaisar Bari from Bari Law Associate. Today we are going to talk about UK visa sponsorship for the employees जो है उसके बारे में आप जब हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत से जो हमारी कंपनीज होती हैं जो यूके में काम कर रही हैं या जो है वो इंटरनेशनली काम कर रही हैं। सो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं क्या वो यूके में अपना एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा जो है वो ले सकते हैं? उसके ऊपर भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बात करूँगा। तो आज जो है वो हम सब यूके बेस्ड कंपनी की बात करते हैं। सो पहला पॉइंट तो ये है कि जी कि बहुत से लोग जो हैं आजकल वीज़े जो हैं वो ख़रीद रहे हैं कि जी कि कहीं ना कहीं जो है वो किसी कंपनी का जो है वो स्पॉन्सर जिनके पास लाइसेंस होता है उनसे जो है वो कहते हैं जी हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो बाय कर रहे हैं। सो नंबर एक तो ये है, ये इलीगल है, ये क्राइम है। अगर एजेंसीज़ को पता चल जाता है कि आपने वीज़ा जो है वो ख़रीदा हुआ है या किसी को पैसे पे किए हैं या किसी ने असिस्ट किया है कि वीज़ा बाय करने में स्किल्ड वर्कर वीज़ा, सो दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस जो है। सो इसमें यह है नंबर एक, आपका ना सिर्फ वीज़ा कैंसिल होगा, वो आपके ऊपर जो है वो क्रिमिनल चार्जेस भी लगा सकते हैं। सो इसलिए जो है इस तरह की फजूल चीज़ों से जो है वो अवॉइड कीजिए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह स्किल्ड वर्कर वीज़े ख़रीदे थे, जिस कंपनियों ने उनको बेचे, नंबर एक बहुत सी कंपनियां जो हैं वो कोलैप्स कर गई हैं, बहुत सी कंपनियां जो वो बंद हो चुकी हैं, बहुत से लोगों के साथ जो वो फ्रॉड हो चुका हुआ है। सो चूँकि ये एक क्राइम होता है, चूँकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये रिश्वत के पैसे होते हैं। सो इसमें अगर आपने किसी की रिकॉर्डिंग भी कर ली कि जी कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ और ये मेरे पास सबूत है कि मैंने पैसे दिए हैं, आप कहाँ पे कौन सी कोर्ट पे उसको साबित करेंगे? अगला बंदा जाएगा, साथ में आप भी जाएंगे, वो एक अलग बात है। वो कहते जी कख नहीं रहा अपना तो तीला नहीं रहन देना किसी का, वो एक बात की बात है। अगला बंदा के पास तो कोई ना कोई ऑप्शंस होंगे बचने के, लेकिन आपका अपना फ्यूचर जो है वो भी डार्क होगा। इसलिए हमेशा जहन में रखिए, गलत काम का गलत नतीजा निकलता है। इसलिए हमेशा ये जो सीधे रास्ते हैं बाज़ का देखने में लंबे लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, लेकिन वही शॉर्ट होते हैं। सो चलिए, अगर आपकी कंपनी यूके में है और आप ये चाह रहे हैं कि जी कि आप किसी को अपना मुलाजम वहाँ पे रखें, अपना एम्प्लॉय वहाँ पे रखें, तो क्या उसके लिए आपका क्या तरीक़ेकार होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको जो है अपनी कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और वो लाइसेंस जो है अप्लाई करना जो है उसमें ये आता है कि यू यूजली नीड टू स्पॉन्सर लाइसेंस टू अप्लाई समवन टू वर्क फॉर यू फ्रॉम आउटसाइड द यूके। जो है आप उसको आउटसाइड द यूके जो है वो भी उनको रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनसाइड द कंट्री है, जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं या किसी और वीज़ा पे होते हैं, उनको भी जो है वो आप एम्प्लॉय जो है अपना वो रख सकते हैं। सो दिस इंक्लूड्स सिटीजन ऑफ ईयू जो है, डजेंट मैटर कि जी के वो सिटीज़न जो है वो कहाँ के हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज अभी चूँकि ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है। सो ब्रेग्जिट से पहले ये था कि यूरोपियन जो थे उनको लीगली अलाउ था कि वो विदाउट एनी लाइसेंस या विदाउट एनी वर्क वीज़ा जो था वो यूके में काम कर सकते थे। नाउ आफ्टर ब्रेग्जिट जो है वो चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई पाकिस्तानी है या कोई यूरोपियन है, सभी के लिए जो है वो कानून जो है वो सेम है। सो इसलिए अगर किसी ने किसी को एम्प्लॉय रखना है, सो दिस इंक्लूड्स यूरोपियन यूनियन के जो सारे कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए भी सेम कानून है। अच्छा, इसके बाद आ गया जी कि दिस ऑल्सो इंक्लूड जो है अनपेड वर्क जो है लाइक रनिंग अ चैरिटी। अगर किसी की कोई चैरिटी कंपनी है, उनको भी जो है अपने वहाँ पे काम करने के लिए जो है रखने होंगे बंदे, चाहे वो बगैर सैलरी के हों या सैलरी के हों, तब भी उस कंपनी को जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो लेना लाजमी होता है जी। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट आ गया, उसके बगैर आप किसी को वीज़ा जो है वो दे नहीं सकते। बहुत से लोग समझते हैं कि जी कि कहते हैं जी हमें वीज़ा चाहिए, वीज़ा क्या कहाँ से मिलेगा? वीज़े के लिए कोई कंपनी आपको खाली ऑफ़र लेटर नहीं दे सकती, उसके लिए पहले उनको अपना लाइसेंस लेना पड़ता है। जब वो लाइसेंस अपना ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपना आपको जो है COS इशू करते हैं, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। जब वो COS इशू हो जाता है तो उसके बाद जो है फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इनसाइड द कंट्री है। इनसाइड द कंट्री मीन यूके के अंदर से या यूके के बाहर से। अच्छा, उसके बाद अब आ गया कि चेक योर बिजनेस के वो एलिजिबल हैं कि नहीं। आपको अपने बिज़नेस की एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि बहुत से जो बिज़नेस होते हैं टेक्निकली, अगर हम फ्रैंकली स्पीकिंग की अगर हम बात करें, तो अगर आपका बिज़नेस एग्जिस्टिंग है, आपकी कंपनी है और आपने किसी को जो ऑफ़र जो जॉब देनी है वो कम से कम 26,000 26,000 पाउंड 26,000 पाउंड प्लस की अगर आप जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो
कॉल करके पूछते हैं कि जी के क्या रेशो है, कोई रेशो नहीं होती जी इसमें कि जी के आपको मिलेगा या फ़लाँ को नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो हमसे बात कर पूछ रहे होते हैं कि जी कि क्या मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा लाइसेंस, तो वो हमें कैसे पता होगा कि जी आपको मिलेगा। उसकी वजह ये होती है कि आपने अपनी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट या आपका जो आपने रखना है, आप वहाँ पे बेच रहे हैं तेल और आप वहाँ पे कह रहे हैं जी कि मुझे बंदा चाहिए जो सुनहरा हो। सो ऐसे नहीं होता, वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपने सारी चीज़ें जो होती हैं वो होम ऑफिस को सबमिट करनी होती हैं, जो उनका रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के गो थ्रू होता है, वो देखते हैं कि जो डायरेक्टर हैं इसके डिफ़ॉल्टर नहीं है, कंपनी रनिंग में है, इनके पास प्रेमिसेस है, इनके पास ऑफिस है, ये टैक्स पेयर है, इन्होंने ये टैक्स रिटर्न जो है फाइल की हुई है, वीएटी रजिस्टर्ड है, ठीक है नहीं है, तब भी वो हर चीज़ का अपना एक उनका क्राइटेरिया होता है। वो देखना ये चाह रहे होते हैं कि क्या इस बिज़नेस को जो है हमें लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं। अगर वो समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो वो करते हैं। बाज़ का ये इसमें कानून में मुझे नहीं समझ आती, बहुत से लोग जो हैं वो हर जो है वो समझते हैं कि जी कि प्रडिक्शन के ऊपर काम चलता है। जो लॉ होता है वो एविडेंस पे चलता है, अंदाज़ों से टेबों से नहीं चलता। इसमें वो एविडेंस देखना चाह रहे होते हैं। आपका बात कर वो कंप्लाइंस टीम आती है उनकी, आपका विज़िट करते हैं प्रेमिसेस। अच्छा, ये इसमें आ गया। फिर उसके बाद ये आ जाता है जी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको वो देखते हैं कि क्या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो शख्स जो है उसके एलिजिबल है कि नहीं। मैं कल एक रिफ्यूज़ल लेटर था किसी का, वो मैं पढ़ रहा था, वो किसी आई थिंक गैराज जो होता है, ये जो गाड़ियों की एमओटी या ये जो इस तरह के काम करते हैं, उसका किसी ने मकैनिक का उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस था सारा, एवरीथिंग थी फाइन। और उसमें जो साहब का जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ था उनका, जब वो उन्होंने एम्बेसी वालों ने इंटरव्यू किया तो उसको पता ही नहीं है जी गेयर बॉक्स की होंदा है थे, चाबी कितने लग रही है तो फलां के लगता है। अब एक कम अज़ कम जो जिस रेलिवेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं कम अज़ कम उसकी तैयारी तो कम अज़ कम कर लिया करें आप लोग। वो अब जब रिफ्यूज़ल आएगी इस तरह की, फिर तुसी वकील दे उत्ते पाओगे जी वकील ने करता। अब मैं अगर एज अ वकील काम कर रहा हूँ तो मैं अगर डॉक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा तो वो मुझे पता ही नहीं है कि जी इंजेक्शन फलां इंजेक्शन का क्या नाम है, या ये जो आपने नब्ज़ पकड़नी है और ये कहाँ पे टीका इत्थे लाना है या इत्थे लाना है, तो वो मुझे क्या पता है डॉक्टरी काम का या क्या है। या मुझे कोई कहे जी कि ये इंजीनियरिंग का काम है तो ये इसमें फ़लाँ चीज़ जो है ये ऐसे है, तो मुझे क्या पता। सो जिसका काम उसी को साझे, इसलिए जो है ये इस तरह की गलतियाँ ना किया करें कि जो है जी वीज़ा होना चाहिए था बस, लेकिन वो देख लिया करें कि किसी के क्या वो जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो एलिजिबल है भी उस जॉब के या नहीं। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई जी। और उसमें अगर हम प्रेमिसेस की बात करें कि जी कि क्या वहाँ पे बाज़ का वो विज़िट के लिए भी आते हैं कि नहीं आते। सो बिल्कुल वो विज़िट के लिए भी जो है बहुत से केसेस में आते हैं, लेकिन जो आउटसाइड दी कंट्री जो एप्लीकेशंस आती हैं उसमें जो है वो इंटरव्यू भी जो है वो आजकल जो है उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत से केसेस में जो है वो लाजमी इंटरव्यू जो है वो करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद आ गया अप्लाई जो होता है जी, ये ऑनलाइन ही होता है। और इसमें रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने कहा कि कंपनी अगर आपकी रजिस्टर्ड है, कंपनी है, उसका लाइसेंस है, आपके पास प्रेमिसेस है, आपका वो जो क्या कहते हैं इसको टैक्स रिटर्न वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। लाइसेंस जो इशू होता है ये 4 साल के लिए होता है, 4 ईयर्स के लिए लाइसेंस की म्याद होती है जी। और ये सारा काम आजकल ऑनलाइन है और इसमें आजकल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे होते हैं तो उसमें उन्होंने 500 पाउंड जो है वो आजकल उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए हैं जी, कि अगर आप उनको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है बाद में 500 पाउंड, आप 500 पाउंड उनको एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो उसमें भी उनका वो लाजमी नहीं है कि 500 आपने पे कर दिया तो वो 5 डेज़ में ही केस का, वो 10 डेज़ का वो कह रहे हैं जी कि हम 10 डेज़ में डिसाइड करेंगे। लेकिन फर्स्ट 30 एप्लीकेशन लेट से आज आपने उनको 500 एक्स्ट्रा पे कर दिए और उसके बाद जो है वो शाम को पे किए हैं जी। लेट से आपने 6:30 बजे पे किए, 5:30 दफ्तर बंद हो गया, आज का दिन माइनस आपका हो गया। कल पहला वर्किंग डे आएगा, 10 डेज़ काउंट होंगे, लेकिन जो पहली 30 एप्लीकेशंस होंगी उसके ऊपर वो 10 डेज़ का आ गया। अगली जो चलती जाएंगी टाइम जो है वो उसी के मुताबिक जो है वो चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पर डे जो है वो 30 एप्लीकेशंस को जो है वो डिसाइड करना होता है जी। स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से
अगर आप अपना स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम कि जो है वो आप हमारे ऑफिस से जो है वो रब्ता कर सकते हैं जी, बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड से। हम लाइसेंस जो है, बहुत से लाइसेंस हमने अप्लाई किए हैं और बड़ा सक्सेसफुल हमारी रेशो है, उसमें हमारी तरफ से रेशो सक्सेसफुल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर डिसाइड अल्टीमेट उन्होंने करना होता है जी। फ्री इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देता हूँ, लेकिन अगर आप अपने सिचुएशन के मुताबिक डिस्कस करना चाहें तो अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, आप कॉल करके जो है फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं, यहाँ ब्रैडफर्ड ऑफिस आ सकते हैं। फ़ोन कंसल्टेशन के यहाँ ऑफिस मिलने की हम लोग कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करते हैं जी, और उसके बाद जो है वो हम आपको उसी एडवाइस सेशन में बताएंगे कि आपको लाइसेंस बिल्कुल नहीं आपकी एलिजिबिलिटी बनती, अगर बनती होगी तो बिल्कुल मैं प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैं बंदा हूँ जी, मैं बिल्कुल जो एग्जैक्ट है मैं बताता हूँ। बाज़ मेरे स्टाइल से या मेरी चीज़ों से बहुत से लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि जी कि आप जो है बहुत रूड बाज़ हो जाते हैं। मैं बिल्कुल रूड नहीं हूँ जी, मैं कई बंदे कहते हैं जी थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मैं बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेरा बड़ा अच्छा है, सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन गलत चीज़ जो है वो आई डोंट नो वाई, अब वो उम्र के इस वो क्या कहते हैं मिड एज में आ गए कि वो चेंज नहीं कर सकते आदतों को, तो गलत चीज़ जो है वो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती है। इसलिए मैंने एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप जो था वो भी मैंने अपलोड किया कि वहाँ पे व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट कॉल, ओनली अपना मैसेज छोड़िए, लिख के छोड़ दें या वॉइस से छोड़ दें कि जी हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। अब वहाँ पे कई लोग बड़ा ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, वो ठीक है जी हम अपॉइंटमेंट तो बुक कर लेंगे, पहले आप ये तो बता दीजिए कि स्पाउस वीज़ा में जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, फिर ही हम बुक करेंगे ना। भाई साहब अगर आपको वो बता दिए तो ऐसी थे फिर की मैं कहना कि अमलहन बैठे हैं, सो इसलिए वो हम बिल्कुल नहीं बताते। उसकी वजह ये है कि वो जो बाहर मोहतरमा बैठी होती है हमारे रिसेप्शन डेस्क के ऊपर, वो शी इज़ नॉट अ लॉयर, जो है वो एक रिसेप्शनिस्ट हैं, उनका काम है कॉल्स अटेंड करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, वो क्या आपको बताएंगे, नंबर उनके पास होता है। सो एनीवेज मैं अब इस तरह के जो टोटके होते हैं ना जी कि जो क्लाइंट्स हमारे साथ बात का रवैया इख्तियार करते हैं, तो वो भी मैं अपलोड किया करूँगा एक आध, ताकि कम से कम जो है वो इसी बहाने कोई ना कोई आप लोगों को ये भी तो अवेयरनेस दूँ। जैसे आज एक लेडी का मैसेज आया, उन्होंने कहा जी कि यूके का तो आपने बता दिया कि जी ये वीज़ा नहीं लग सकता क्योंकि आपने कहा कि रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती। चलें फिर ठीक है जी, फिर वहाँ का नहीं होता तो आप हमारा बेल्जियम का लगवा दें, हॉलैंड का लगवा दें, फ़लाँ का लगवा दें, स्पेन का लगवा दें। फिर मैंने बड़ा औखा सा उनको जवाब दिया, गुस्सा मुझे बड़ा आया मैसेज सुन के। मैं कह जी इसी वजह से जो है आप जैसे लोग जो हैं वो एजेंटों को जाके पैसे देते हैं कि जी के एजेंट वो कहता है जी कहीं का भी वीज़ा लगवा देंगे, तो बाद में वो बोट में जो है वो लोग, जैसे ये लीबिया से बोट है मारे गए, इसी तरह जो है वो एजेंट आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वहाँ का नहीं होता, वहाँ का हो जाता है। जिस कंट्री का जो वकील होगा वहाँ पे सिर्फ उसकी वकालत कर सकता होगा। मैं यूके में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं यूके का आपको लॉ बता सकता हूँ। मैं कोई एजेंट हूँ कि जी मैं वहाँ का नहीं लगता तो अपना स्पेन का लगा लो तो फलां दा लगा लो। एजेंटों से बचिए, अपनी ज़िंदगी अपनी भी बचाइए और अपने प्यारे जो आपके अपने हैं उनकी भी बचाइए। और खुदा के लिए मुल्क जो है वो पहले ही बड़े फजूल हालातों में है, और कम से कम जो है आप लोग ही थोड़ा सा जो है वो अपने में पॉजिटिव चेंज लेके आइए। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।